हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज जो आईएएस कंडक्ट करवाता है। तो ये मुझे लगा कि मुझे लाना चाहिए। और मतलब रिसेंटली में 2 जुलाई को एग्ज़ाम है ईपीएफओ का, तो इससे जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करना। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी जितना होगा, बाकी आप देख लेना। ओके, जो नहीं सुनना आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, या जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में विदेशी निवेश को प्रभावित करती हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो यही आंसर होगा, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई वस्तुओं की दर की गई टोकरी की कीमतों का सूचकांक है। ठीक है, सीपीआई में सारी वस्तुओं की दर को टोकरी में रखते हैं जो प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो जीडीपी अपस्फीति कारक में प्रतिनिधि वस्तुओं का भार स्थिर रहता है, लेकिन वे सीपीआई में प्रत्येक वस्तुओं के उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये गलत है आपका, ये गलत आंसर है। बाकी देख लेते हैं आगे भी। थोक मूल्यों के सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पीपीआई, मतलब अपने इंडिया में सीपीआई से इसको वैल्यूएट करते हैं थोक मूल्य सूचकांक को, और इसमें अमेरिका में पीपीआई से। ठीक है, ये भी सही है। सीपीआई में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं। जीडीपी अपस्फीति कारण में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं है। सही बात है, सीपीआई में सभी आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल हैं, जबकि जीडीपी में नहीं शामिल है। ओके। तो बेरोजगारी की एक श्रेणी जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है और किस प्रकार की बेरोजगारी की चर्चा करती है? तो ये है आपका चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपकी जानकारी के बता दूं, संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ठीक है, इसको अगर डिफिनेशन नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी वो होती है जैसे कि जहाँ पर हमारे कौशल, हमारी स्किल के हिसाब से हमको जॉब नहीं मिलता है। मतलब या फिर अनस्किल लोग होते हैं, एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन उनके पास स्किल की लैक होती है, जिसकी वजह से कोई भी जॉब करते हैं, चाहे वो लेबर का हो या कोई भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। और नेक्स्ट है 4। स्थानांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए घरेलू स्थानांतरण भुगतान के पूछ रहा है। तो आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए घरेलू फर्म द्वारा आयातकों को दिया गया भुगतान या लाभ का एक हिस्सा जो उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं किया जाता है, या उस व्यक्ति के लिए एक तरफा भुगतान है जिसने इसके लिए पैसा, सामान या सेवा नहीं दी है या इसका आदान प्रदान नहीं किया है। और या फिर है माल या सेवाओं के उपयोग के लिए सहायक कंपनियों को मूल कंपनी द्वारा किया गया भुगतान। तो आपका आंसर होगा, यह उस व्यक्ति के लिए एक तरफा भुगतान है जिसने इसके लिए कोई पैसा, सामान या सेवा नहीं दी है। तो स्थानांतरण भुगतान वो होता है जिसके लिए व्यक्ति को कोई पैसा या जॉब या जो भी सेवा नहीं दी जाती है, सॉरी सेवा नहीं दी जाती, कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए एक कोई पैसा, सामान या सेवा नहीं दी जाए या इसका आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो उसको इसका एक्सप्लेनेशन मैं समझा दूं, तो जैसे कि एक क्या होता है, एक हस्तांतरण भुगतान एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक तरफा भुगतान है जिसने इसके लिए कोई पैसा, सामान या सेवा इसका आदान प्रदान नहीं किया है। यह सरकार द्वारा वृद्धावस्था या विकलांगता पेंशन, छात्र अनुदानों, छात्रवृत्ति, पुस्तक का मुआवजा आदि। जैसे इसमें कोई तो हम लोग कोई कोई इसमें हम मतलब जमा ये नहीं करते हैं, जैसे हर चीज़ में किया जाता है कि जमा कर दो, उसके बाद लास्ट में इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसे मिलते हैं। ये हमको बिना उसकी सेवा और मतलब पैसा जमा किए हुए मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन वगैरह। माल सेवाओं के लिए उपभोग की गई वस्तु कंपनियों को मूल्य कंपनी द्वारा किया गया भुगतान, ये नहीं है। ये तो आपको जो पेंशन मिलता है नौकरी के बाद, तो उसके बाद में बात की गई है। करों के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिस जिस कर का भार और प्रभाव दोनों एक ही बिंदु पर होता है वह प्रत्यक्ष कर होता है, और जिस कर का भार प्रभाव अलग हो बिंदुओं पर होता है वह प्रत्यक्ष कर होता है। बिक्री का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर एक उदाहरण है जो सीधे उपभोक्ताओं द्वारा भुगताओं पर लगाया जाता है। ब्याज कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है जो किसी व्यक्ति की आय की सीधे प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर होगा बी। जिस कर का भार प्रभाव अलग अलग बिंदुओं पर होता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जिस व्यक्ति पर मतलब जिस व्यक्ति को डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है।
ठीक है? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगता मतलब कि लगता किसी पे है, पेमेंट कोई करता है। जैसे कि जो आप सामान खरीदते हैं उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? तो कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सारे टैक्स को जोड़ करके वो आप पे थोपित कर देती है और आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है? बजट 2023-24 में श्री अन्ना शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? श्री अन्ना का प्रयोग बाजरा के लिए किया गया था, जो कि बजट में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये आपको पता होगा। वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो वैधानिक तरलता क्या होती है? वैधानिक तरलता होती है इस सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा बनाए गए जाए रखना, इस तरह संपत्ति के रूप में बनाए रखा जाना, इन्हें गैर नकदी रूप में रखने की आवश्यकता होती है प्रयुक्त सभी। ये आपका ऑप्शन डी होगा सभी। ये इंग्लिश में है, ठीक है? ये है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है 2023-24 2023-24 में घोषित सरकारी पहल भारतश्री। भारतश्री निम्नलिखित में किस संबंधित? तो भारतश्री खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्च इंजन विकसित करना, तो वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए, प्राचीन शिलालेखों, ये है आपका सी, प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण करने के लिए। तो ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफी बजट में चर्चा में था। भारतीय बजट के संदर्भ में प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो आपको मैं प्राथमिक घाटा बता दूं। प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटा, मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है? तो ये होता है राजकोषीय घाटा। तो ये चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले आधारों के भुगतान के बीच के अंतर को कहा जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन से घाटे के वित्त पोषण के परिणाम हैं? तो कौन से घाटे के वित्त पोषण के परिणाम है? मुद्रास्फीति, असमानता में वृद्धि, भुगतान समस्याओं का संतुलन, बजट प्रतिकूल प्रभाव। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, सारी चीजें ही होती हैं घाटे वित्त पोषण के परिणाम, ठीक है? ठीक है, और देखते हैं फिलिप्स कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलिप्स कर्व। अगर आपने अर्थव्यवस्था में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। फिलिप्स कर्व होता है एक महंगाई और बेरोजगारी के, ठीक है? मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है? जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये है, ठीक है? तो 12 कौन सा क्वेश्चन हुआ? 11वां। और आपका 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिग वर्कर? गिग वर्कर कौन होते हैं? जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर श्रमिक, ठीक है? ये पारंपरिक नियोक्ता के में नहीं होते हैं, कर्मचारी के संबंध के बाहर श्रमिक होते हैं। गिग में तो जैसे कि आप जोमेटो वालों को देखें, डिलीवरी बॉयज वगैरह को देखे हैं, तो गिग वर्कर में शामिल होते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी देश के भुगतान संतुलन का सदृश खाता बनाता है? तो इसमें से कौन सा कारक है जो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट ब्रॉडली कंप्राइजेज ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है? इसमें क्या है आपका ऑप्शन होगा, ये सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अनियमित अनिवासी संपत्ति और देनदारी से जुड़ी आय, कर्मचारियों का आय प्रेषण, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? सेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे जो हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं। ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? ठीक है, ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक रूप जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके विदेश में एक नया उद्यम शुरू करती है। ग्रीन फील्ड मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक रूप जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके विदेश में नया उद्यम खोलती है। यही आपका आंसर है, ठीक है? ठीक है, नहीं पता तो बता दूं मैं ए फॉर्म ऑफ एफडीआई वेयर ए parent company starts a new venture in foreign country by a contract, ठीक है? ऑपरेशनल फैसिलिटीज, ठीक है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से है? द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है। तो ब्रिटेन वुड्स जो हुआ था वो हुआ था आपका 1944 में, 1944 में हुआ था, ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स में, और इसमें ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को स्थापित किया गया था। हाल ही में बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रणाम योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना आपकी संबंधित है धार्मिक सर्किट के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पुरातात्विक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरक को संतुलन को उपयोग को बढ़ावा देना। तो आपका ऑप्शन सी है, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड था। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक वाणिज्यिक फसलें? तो वाणिज्यिक फसलें मतलब जिनका व्यापार मतलब जो वाणिज्यिक होता है, जिनके मतलब व्यापार होता है ज़्यादातर, तो वो है सरसों, जूट, तंबाकू।
तो ये तो आपको पता है वाणिज्यिक फसल है। तो जो लाभ कमाने के लिए जिन फसलों का बिक्री की जाती है, बिक्री के लिए केवल उगाया जाता है कि इनसे बस लाभ ही प्रदान करना है, तो उसको बोलते हैं वाणिज्यिक फसलें। तो इसमें है तंबाकू है, सरसों है, जूट है, गेहूँ नहीं होगा आपका। गेहूँ तो कमर्शियल है, इसको तो वैसे ही ठूस जाते हैं। और तो आपका ये होगा चौथा, अगर हटा दें तो ये होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? अपस्फीति मीन्स इन्फ्लेशन। तो सॉरी, अपने डिसइन्फ्लेशन, अपस्फीति। ठीक है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होती है? ये होती है आपकी, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि की दर में मंदी करता है। यही तो सही है। ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन सही नहीं है। तो अपस्फीति मूल्य है मुद्रास्फीति की गति एक अस्थायी धीमापन है। मतलब डिसइन्फ्लेशन इज ए टेम्पोररी स्लोविंग ऑफ द पेस ऑफ द प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन द इन्फ्लेशन रेट हैज रिड्यूस्ड मार्जिनली ओवर द शॉर्ट टर्म। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एस्क्रो खाते का सही वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में एस्क्रो खाता क्या होता है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो एस्क्रो खाता क्या होता है? ये एक बैंक खाता जिसके माध्यम से अनिवासी भारतीय भारत में अपने वित्त का संचालन कर सकते हैं। टैक्स चोरी के उद्देश्य से ही टैक्स हेवन के माध्यम से फंड को रूट करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विदेशी बैंक खाता। भुगतान जोखिम से खरीद कर विरुद्ध विक्रेता की सुरक्षा के लिए तृतीय पक्ष बैंक खाता। आपका ऑप्शन सी ही होगा। तो क्या होता है ये एस्क्रो खाता? एस्क्रो खाता मतलब ये होता है, इस सिंपल टर्म इज थर्ड पार्टी अकाउंट। ये थर्ड पार्टी अकाउंट है। इट इज सेपरेट बैंक अकाउंट मनी। ठीक है। ये बैंक अकाउंट मनी को सेपरेट करता है, बीच बिलोंग टू द अदर्स एंड वेयर द मनी पार्ट विल बी रिलीज ओनली अंडर कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो और जमा किए गया पैसा किसी भी संपर्क की कुछ शर्तों के तहत ही जारी किया जाएगा। एक एस्क्रो खाता विक्रेता जो होता है, खरीदार के खिलाफ पूर्व द्वारा बाद में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए भुगतान जोखिम से बचाने की व्यवस्था है। ठीक है। और है 20वां, प्रचंड बेरोजगारी। ओहो, वेरी सिंपल। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पर होती है? प्रचंड बेरोजगारी होती है असंगठित क्षेत्र में। प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है? जैसे कृषि में, जहाँ पर एक लोग का काम 50 लोग बैठ के करते हैं, कोई मतलब आउटपुट उतना आता नहीं है, योगदान उनका शून्य होता है। ठीक है। मतलब उत्पादन के हिसाब से योगदान शून्य होता है। एक ही काम को 5 लोग कर रहे हैं, जहाँ पर एक की ही जरूरत है। इसको प्रचंड बेरोजगारी जो असंगठित क्षेत्र में होता है। ठीक है। और आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम क्या है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कीमतों और अप्रत्यक्ष करों से घटाकर सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त आय। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद घाटा मूल्यह्रास मूल्य। ठीक है। यही आपका ऑप्शन है। तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। रिलेशनशिप मतलब बिटवीन द नेशनल इनकम क्या होता है? ये आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालिए, जिसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कर दीजिए। मतलब जितना भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप कैलकुलेट किए हैं, उसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स को कर दीजिए, और उसके बाद सब्सिडीज को माइनस कर दीजिए। या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, उसमें वेजेस को प्लस इंटरेस्ट को प्लस रेंट को और प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, इन सबको कर दीजिए। ठीक है। तो अभी इतना याद करिए, आपको उतना नहीं समझ में आएगी, इतना याद कर लीजिए। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जो नेट इनकम होता है, उसका मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कारक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसमें है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ये बिल्कुल यही सही है। इसमें पूछा एक कारक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। ठीक है। ये है आपका इनकम ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ठीक है। सतत विकास क्या है? वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और प्रदूषण को कम करते हुए बिजली के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, ये भी सही है। वह यह भूमि और निर्माण परियोजनाओं को इस तरह विकसित करने का विकल्प देता है जो पर्यावरण को, तो मतलब पूरा मिला के ये है कि जो मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचाए, उसे सतत विकास कहते हैं। और अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ पर वह 4 पेड़ काट रहे हैं, कम से कम वहाँ पर 4-5 पेड़ लगा भी रहे हैं, तो इसको सतत विकास कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपाय में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए मतलब इन्फ्लेशन को घटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे मतलब सीआरआर में वृद्धि कर देंगे,
और राजकोषीय घाटे में कमी करेंगे और संविधान तरलता अनुपात में वृद्धि करेंगे। ये तीनों मतलब ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक है। तो अगर जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएंगे बैंक में, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब SLR बढ़ाएंगे, और रिडक्शन इन द फिस्कल डेफिसिट ये भी बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब घटाएंगे इसको, सारी बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि के मापने के लिए निम्नलिखित कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए कार्य करती है? तो ये NSO है। औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि के मापने के लिए NSO का यूज किया जाता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका ये सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र में। मौद्रिक साख नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मौद्रिक साख नीति क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसके द्वारा उसमें होने वाले मुद्रा प्रवाह संप्रचालन की मात्रा विनियमित होती है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मौद्रिक साख नीति। तो इसमें हाँ, तो ये आप आर्थिक व्यवस्था को नीति जिसके द्वारा मुद्रा प्रवाह संचालन की मात्रा सही है, मौद्रिक एवं साख नीति का घोषणा RBI द्वारा की जाती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति समानता मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित, तो सही बात है। अर्थव्यवस्था में मांग जितनी अधिक होगी पूर्ति उतनी अधिक होगी, सही बात है। जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई तो होगी, ये भाई करनी भी पड़ेगी, ये ऑप्शन सी है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी आपको बताया, नहीं बताया क्या, ठीक है, केंद्रीय आयोग के द्वारा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर रहती है, और यही सही है आपका, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है एक संघीय अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, संविधान के संरक्षक, केंद्र और राज्यों के कानूनों को लागू करना। नहीं, ये नहीं करेगा, ये तो लॉ का कमीशन का काम है। ये है आपका तीनों, 1 2 3 डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियां हैं, एक समवर्ती सूची है, एक केंद्रीय सूची है, एक राज्य की सूची है। तो जो समवर्ती सूची होती है इस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जो केंद्रीय सूची होती है इस पे केंद्र कानून बनाता है, जो राज्य की सूची होती है इस पे राज्य कानून बनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन की नहीं है? तो इसमें विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, कोई नहीं, तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रियम्बल में नहीं की गई है, ठीक है। भारत की अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित किस उपायों द्वारा किया जाता है? कानून बनाकर, शिक्षा द्वारा, जन जागरण। तो आपका ऑप्शन तीनों सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नागरिकता 2nd में सही है, निर्वाचन 15वें में सही है, और संघ राज्य क्षेत्र ये 8वें में है, तो ये गलत है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। नगर पालिकाएं ये तो 9A में है, सही है। निम्नलिखित में किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो ये है, मतलब किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, किनके द्वारा? किनके द्वारा? ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये हमको आर्टिकल 21 फ्रीडम 1921 के तहत प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत के मतलब विधि के सामने समान मतलब सम्यक सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो आपका आर्टिकल है आर्टिकल 21, वेरी द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 21, ओके। ओके, निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था कार्यकारिणी का प्रमुख अध्यक्ष मतलब प्रमुख राष्ट्रपति, तो सही बात है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता, सही बात है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, सही बात है। हाँ, सभी सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, मतलब भाव व्यक्त करता है, सॉरी गजब का हिंदी लिखा है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है, सबको थोड़ी ना, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगे हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही बात है, ऑप्शन बी। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये है उत्प्रेषण,
ठीक है? उत्प्रेषण को ये भी कहा जाता है। तो आपको पता है उत्प्रेषण रीति में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किए गए किसी निर्णय की पुनर्परीक्षण करते हैं। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय के अधीन जितने भी न्यायालय ने कोई भी फैसला सुना दिया तो उसका रिव्यू करेंगे, जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, इसीलिए इसको उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध से क्या है, मानव देह का व्यापार, सही बात है, और अस्पृश्यता तो नहीं है, और ये है कारखानों और खदानों बच्चों के लिए। ये आर्टिकल है आपका 23-24, इसमें दोनों में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन 1-3। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। आपको पॉलिटी मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर आपको पता होगा, क्योंकि इस चीज को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने मनाया था। ठीक है, 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा का आधार नहीं है? तो उदारवादी विचारधारा नहीं पर आधारित नहीं है, तो क्या है आपका? न्यायिक तथा कार्यपालिक पृथक्करण ये नहीं है। ये विचार संहिता प्रदान करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, ये सभी है, तो इसमें पूछा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले कहते हैं, ये तो है लोक लेखा समिति। ठीक है, संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो सदन के कुल 2/3 तो नहीं होने चाहिए, 1/3 भी नहीं, 1/6 नहीं, 1/10। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह में केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? भारत की संचित निधि में। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है? नहीं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी सदन नहीं। नहीं, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। नहीं नहीं, नहीं किया जा सकता। अरे किया जा सकता है, ये ऑप्शन डी है। प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया? प्रोटेम स्पीकर वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हीं को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम में से किसी एक को। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा करता है। नहीं नहीं, राज्यपाल का मृत्युदंड को क्षमा करता, बी है। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तभी कर सकती है जब वह, कब कर सकती है? जब वह अधिकांश राज्य विधानमंडल समूहवाद के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। नहीं, इस आशय का एक विधेयक संसद में विशेष बहुमत पर नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ली गई और राज्यसभा ने इसे राष्ट्रीय हित में घोषित किया। हाँ, ये सही है। विधानसभा के विघटन के बाद में भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। हाँ, क्यों बना रहता है ये आपको बताना। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, तब तक बना रहेगा, उसके बाद ही हटेगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की थी? तो ये की थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार, मतलब सेकेंड ARC रिपोर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय संसद के संप्रभुता को सीमित करते हैं? तो कौन सा कारक भारतीय संसद के संप्रभुता को सीमित करते हैं? तो वह है सरकार की संघीय प्रणाली, स्थानीय नहीं, स्थानीय ये नहीं है, दो नहीं है, स्थानीय न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। ये आपका होगा 1-3 ए। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आशय है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, अन्य न्यायालयों पर अधिकारी होते हैं। यही सही है आपका। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न नहीं लगा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। सही नहीं है, क्यों नहीं की जा सकती? होता तो है। केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों को निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आएगी आपके मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो वो ये है आपका, इनमें सरकार की 3 श्रेणी, ये सही बात है। इनका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इनके सदस्यों के रूप में कुछ संसद शामिल होते, सही है। वे सभी सब सही है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुछ वैध मतों को 6% प्राप्त कर लिया है। तो ये है आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों में, ये हाँ 6% से अधिक प्राप्त कर लिया हो, और क्या हो 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, कुल वैध मतों का 6% अगर प्राप्त करता है तो राज्य का राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों के अल्पायुओं की सुरक्षा,
हाँ, और क्या है आपका समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह समान आचार संहिता ये आर्टिकल 44 होता है, ये नहीं जोड़ा गया था, बाकी सब जोड़े गए थे, ये तो डीपीएसपी में रखा गया था। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, ये देखते हैं। प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, ये भी सही है। अस्पृश्यता मिटाने को प्रयास करें, नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट में है। तो ये आंसर आपका सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। नहीं होता है क्यों? क्योंकि ये होगा, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। तो ये है, राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो तो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में शामिल नहीं है, ये आपको जमा। और हाल ही में चर्चा में रहा मिशन रफ्तार, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिशन रफ्तार किससे संबंधित है? रेल के माध्यम से होने वाले नशीली पदार्थ तस्करी के लिए नहीं, अपने शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली माताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया अभियान, नई मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने तथा सुपरफास्ट मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को औसत गति को 25 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय की पहल सही है। और अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में क्या होगा? इसे नीति आयोग द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 7 प्रमुख मापदंडों के आधार पर जिला के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में पूछा है, तो आपका ऑप्शन 2018 नहीं होगा। ये ये 2018 में नहीं, बल्कि आकांक्षी जिला भारत में जिले होते हैं खराब सामाजिक आर्थिक, ये क्या पूछा है? अच्छा नहीं, ये पूछा 2018 में किया गया था, बल्कि 7 प्रमुख मापदंडों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए नहीं था। तो आपका ऑप्शन हो बल्कि 117 जिलों के मापदंडों के लिए था। तो आपका ऑप्शन होगा गलत पूछा है, तो बी। स्पार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकेडमिक रिसर्च केएन स्कीम के लिए स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है। और ये क्या है? ये है, यह युवा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शुरू की गई फेलोशिप योजना है। तो ये होगा आपका, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में बताऊं तो ये है आपका स्पार्क जो है, ये होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, हैशटैग मतलब ये जो होता है, ये आयुर्वेदिक रिसर्च का विकसित करने के लिए एक अनूठी पहल है। ये भारत पर आयुर्वेद के जो कॉलेज होते हैं उनमें नामांकित युवा स्नातक छात्रों के लिए एक फेलोशिप योजना है। ठीक है, तो आईएमएफ के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था अभी तक 5वीं है अपना भारत। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये है आपका राजस्थान के लिए। तो आगे देखते हैं, अभ्यास धर्म गार्डियन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है आपका जापान के लिए। तो अभ्यास धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात भारत का एक पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को हर घर जल और ओडीएफ प्लस के रूप में प्रमाणित किया जाता गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन होगा आपका, ये गुजरात भारत सरकार का नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये आपका है, ये है क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुजल सुजल प्रदेश के रूप में, मतलब पहल सुजल प्रदेश के रूप में नामांकित किए गए हैं। ठीक है, ये नहीं है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघ चक्र किस संबंधित है? ऑपरेशन मेघ चक्र संबंधित है बाल यौन शोषण और सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक अभियान। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन हैं इतने हो गए हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको
इतना में नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, 51 क्वेश्चन, लगभग 120 क्वेश्चन है। अभी रीजनिंग मैथ भी है।